Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. इससे आप लोगों के क्या जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स सी. दिस इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following type of resource is iron ore? It's renewable, biotic, flow and non-renewable. जो आयरन ओर होता है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके का रिसोर्स है, राइट? सो आंसर नॉन रिन्यूएबल, राइट? नॉन रिन्यूएबल है आयरन ओर, नॉन रिन्यूएबल है, इसे रिन्यू नहीं कर सकते. सेकेंड क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? किसे हम टाइडल एनर्जी में इंक्लूड करेंगे? सो रिप्लेंसिबल, ह्यूमन मेड, बायोटिक, नॉन recyclable, replenishable, right? Next, which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? Land degradation में का पंजाब में मेन कारण क्या है? लैंड के डिग्रेड होने का पंजाब में मेन कारण क्या है? क्या चीज़ है जिस वजह से क्या होती है वहाँ पर लैंड डिग्रेड होती है? ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है वहाँ पर लैंड डिग्रेड होती है पंजाब में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? टेरेस कल्टीवेशन कहाँ होती है? पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड. आंसर इज उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? कहाँ ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? मैंने आपको बताया था ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोला जाता है. जो कहाँ मिलती है? गुजरात में. ब्लैक सॉइल गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है. सो ये तो अभी तक हुए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर, 30 वर्ड्स अबाउट. जो आंसर्स हैं 30 वर्ड्स में देने हैं आपने. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट. ये वही चीज़ है, ब्लैक सॉइल वाले 3 स्टेट्स बताने हैं आपने और मेन क्या बताने, इसके फीचर्स भी बताने हैं. सो आंसर इज़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. गुजरात भी आ जाएगा इसमें, ठीक है. सो ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन. कॉटन को उगाने के काम आती है. ब्लैक सॉइल जो होती है उसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं और मेनली कहाँ यूज़ की जाती है? ये कॉटन के क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट? जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर कौन सी रिवर डेल्टा, किस टाइप की सॉइल देखने को मिलती है? गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल. और जो सॉइल मिलती है उसके फीचर्स भी बताने हैं. यहाँ हमें ईस्टर्न कोस्ट में कौन सी मिलती है? एलुवियल सॉइल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल. इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट आप पॉइंट्स डाल के लिख सकते हैं, राइट? मैंने पैराग्राफ में लिखा है, आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं. एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल. दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन, वीट एंड पैडी. जो ये एलुवियल सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी होती है और ये शुगर केन, वीट को उगाने के काम आती है. एज इट हैज़ मोर कंकर नोड्यूल्स, ओल्ड एलुवियल इज़ लेस फर्टाइल देन न्यू एलुवियल.
इसके अंदर कंकड़ नोड्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होती है और ओल्ड एलुवियल जो होते हैं वो कम फर्टाइल होती है, न्यू एलुवियल जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what steps can be taken to control soil erosion in the hilly area? हिली एरिया में सॉइल इरोजन को किस तरीके से रोका जा सकता है? सो फर्स्ट पॉइंट, इन द हिली एरियाज सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं हम, सॉइल इरोजन कैसे रोका जा सकता है? सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल बाय प्लगिंग अक्रॉस कॉन्टर लाइन्स बनाकर, मेकिंग यूज़ ऑफ टेरेस फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ कर और यूजिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास टू चेक इरोजन बाय विंड एंड वाटर, और ग्रास की स्ट्रिप्स लगाकर ये हम विंड और वाटर के जो विंड और वाटर का हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम इस तरीके से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इरोजन हो रहा है या नहीं। इस रीज़न हम ये 3 स्टेप्स उठा सकते हैं। इसे हम पॉइंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट्स में हम मेंशन करते हैं तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the biotic and abiotic resources? Give some examples. Biotic resources कौन से होते हैं? Biotic resources are composed of living things. ये जो living things होते हैं उन biotic resources वो होते हैं, जैसे जो living होते हैं उसमें biotic resources होते हैं वो human beings, fisheries, livestock के बारे में मैंने अपने जो lecture था, अपने जो parts थे चैप्टर के, उसमें मैंने आपको बताया था। आप मेरे चैनल पे जाके भी, स्टर्लिंग एकेडमी पर जाकर भी आप उस चैनल पर जाकर आप जो पार्ट्स हैं उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डेप्थ में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, राइट। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ ही नहीं होती, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे मेटल और रॉक्स। इसमें भी 2 एग्जाम्पल हो सकते, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, एक डेफिनेशन का और एक एग्जाम्पल का, राइट। और आप इसमें एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और इससे क्या होगा ना कि आप डिफरेंस भी कर सकते हैं टी शेप का बना के, और बीच में लाइन लगाकर डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और क्वेश्चन का जो नोट है, शॉर्ट नोट में भी आंसर दे सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 120 वर्ड्स। अब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में काउंट होते हैं, 120 वर्ड्स में आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 to 61। लैंड रिसोर्सेज, आंसर क्या है? लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। जो लैंड रिसोर्सेज हैं इंडिया के अंदर वो कैसे डिवाइड हुए हुए हैं? एग्रीकल्चर लैंड में, फॉरेस्ट लैंड मीन्ड फॉर पेस्चर एंड ग्रेजिंग, एंड वेस्ट लैंड। अब वेस्ट लैंड भी इंक्लूड होती है जिसमें रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया होता है। ये किसी काम तो नहीं आती लैंड, तो वेस्ट लैंड है। वेस्ट लैंड का मतलब यही होता है कि जो लैंड हमारे यूज़ नहीं आती उसको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं। एंड लैंड यूज्ड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस सच एज हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्री। और जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं आ रही, जैसे हाउसिंग, घर होते हैं जहाँ पर रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई हुई हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं। तो लैंड का पर्पस देखिए ना, कितना सब कुछ होता है, कितना हम यूज़ करते हैं अपनी लैंड को। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा, अबाउट 54% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज़ कल्टिवेबल फॉर फैलो, 22.5% is covered by forest, 3.45 is used grazing, the rest is wasteland। बाकी जो बची हैं वो wasteland है with terraces of miscellaneous cultivation। The improper use of forest land has degraded
द अवेलेबल लैंड एरिया एंड हैज़ मेड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट डिफ़िकल्ट। जो इम्प्रॉपर यूज़ है फॉरेस्ट लैंड का, जो फॉरेस्ट लैंड है उसका भी जो कुछ एरिया जो है इम्प्रॉपर यूज़ किया हुआ है, राइट, एंड हैज़ मेड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट डिफ़िकल्ट। इसी वजह से फॉरेस्ट को कंजर्व करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड क्वेरिंग have contributed to the slow growth rate of forest। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, कटाई करना, माइनिंग करना, इन सब की वजह से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट का ग्रोथ रेट है, जिस रफ्तार से फॉरेस्ट बढ़ते हैं उनका ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो जाता है। जो लैंड है अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ओनली अबाउट 4%। 1960 से 61 से 4% ही फॉरेस्ट जो है इंक्रीज़ हुए हैं। सो ये था क्वेश्चन का आंसर कि लैंड का यूज़ पैटर्न आपको बताना है इंडिया में कि लैंड जो है किस तरीके से यूज़ की जाती है। जबकि चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि लैंड हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, राइट, बट हम उसका यूज़ सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उससे जो रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। देखिए कैसे, आंसर देखिए, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक development have lead to more consumption of resources on account of various factors। कौन कौन से various factors हैं देखिए। In colonial times imperial powers would use their technological and economic superiority to establish control over other countries and thereby gain access to the latter's resources। Now, one country's resource became accessible to the citizens of its colonial ruler too, leading to increased consumption। क्या होता है कि अगर एक कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं वो क्या बन जाते हैं, दूसरे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके लिए जीने का सहारा बन जाते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज कंजम्पशन, और उनकी कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, right, also on account of technical and economic progress populations are increased, right। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, टेक्निकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रहा है, बट जो ऑल एजेस हैं ड्यू टू लो मॉर्टेलिटी एट ऑल एजेस, बट हर एजेस के लिए वो चीज़ टेक्निकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है हर एजेस के लिए इतनी अच्छी नहीं है। विद द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर फ्यूअर पीपल डाई ड्यू टू एक्सीडेंट्स। अब मेडिसिन्स की और हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है, मेडिसिन फैसिलिटीज़ है, उनकी डेवलपमेंट तो हो रही है, ठीक है, उसके बाद भी एक्सीडेंट्स हैं, बहुत हैं, चाइल्ड बर्थ बहुत हैं, ठीक है, डिसीज़ बहुत हैं, ठीक है। दिस टू हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। इस रीज़न से क्या हो रहा है, जो कंजम्पशन है रिसोर्सेज का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन शॉर्ट, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आया तो मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट क्या है इसका मीनिंग, कि हम लोग जो कंजम्पशन अपने रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, हम उनको बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, हमें उनको इस तरीके से यूज़ करना है कि हमें अपने लिए तो यूज़ करना ही है, साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए भी यूज़ करना है। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्वेश्चन में कि टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ रही है। और अगर टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है दैट मीन्स रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब
वही चीज़ है ना कि सपोज़ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। देखो, जैसे कि ना हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ हमें घर और बनाने हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, फैमिलीज़ को रहने के लिए घर चाहिए। अब घर बनाने के लिए हमें ज़मीन की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। अब ज़मीन की ज़रूरत होगी, उस पे बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग बनाएंगे। अब जब ज़मीन, सबसे बड़ी बात है ज़मीन की ज़रूरत होगी, हमें लैंड की ज़रूरत होगी। लैंड की ज़रूरत होगी तो हम फॉरेस्ट को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, ज़मीन, पहले तो प्लेन ज़मीन करेंगे, ज़मीन चाहिए हमें, उसके बाद हम उसकी बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमने रिसोर्सेज यूज़ करते जा रहे हैं ना, वहाँ पर हर चीज़ की ज़रूरत होगी, पानी की भी, उस वहाँ पर पानी भी अवेलेबल कराना पड़ेगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल करानी पड़ेगी, सब चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, फर्स्ट स्टेप क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ होएगी, टेक्निकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ होएगी, और उससे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको, उनकी कमी आएगी, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होंगे। लैंड गई, लैंड की ज़रूरत थी तो फॉरेस्ट काटे हमने, उसके बाद लैंड, हम लैंड के ऊपर हमने बिल्डिंग्स डेवलप की, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, सब कुछ करा। उसके बाद क्या होगा, पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें बहुत सारी रोड्स एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अब लोगों को चलने के लिए 4 लेन चाहिए, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, या हमें जीटी रोड हमें बनानी पड़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि हम किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करे जा रहे हैं, और हम ये भी नहीं ध्यान रख रहे हैं कि हमारी ये रिसोर्सेज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हैं। तो इसका मेन जो थीम था यही था। थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे ही लग रही है आपको, बट आप जब इसको इजीली पॉइंट्स में लिखेंगे तब आपको इजी लगेगा। सो व्यूअर्स, इस चैप्टर को देखने के लिए, फुल चैप्टर पार्ट्स में देखने के लिए, फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, स्टर्लिंग एकेडमी पर। वहाँ जाके आप वहाँ देख सकते हैं, और वहाँ पर रेड कलर का बेल आइकन है और सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, जो मैं आप चैप्टर्स डालती हूँ वो आपको दिखते रहें। सो व्यूअर्स, आप लोग मोटिवेट करते रहें मुझे, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। स्टर्लिंग एकेडमी मेरा चैनल है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे वेरी सून। थैंक यू।